प्रिय छात्रों, आज हम विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मा का अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 7 और कक्षा 9 दोनों कक्षाओं के लिए विषय वस्तु है। पहले समझें ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। अब कैलोरी क्या है? एक कैलोरी पेपर में काफी पूछा जाता है, एक कैलोरी से आप क्या समझते हैं? तो एक कैलोरी क्या होता है? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.146 जूल या इसको 4.2 जूल कह देते हैं। इसको किलो कैलोरी में बदलने के लिए 1 किलो कैलोरी में 1000 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4.14186 गुणे 10⁻³ जूल। अब हम बात करेंगे ऊष्मा की मात्रा। ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऊष्मा की मात्रा 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, ऊष्मा वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। कितना द्रव्यमान है उस पर ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। दूसरा बिंदु है ऊष्मा की मात्रा वस्तु के तापांतर यानी कि प्रारंभिक ताप तथा अंतिम ताप के अंतर डेल्टा टी पर निर्भर करती है। तीसरा, ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से तीनों वस्तुओं पर निर्भर करती है। अतः ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप में वृद्धि। तो ऊष्मा की मात्रा Q बराबर M इंटू S इंटू डेल्टा टी अर्थात MST। ये है ऊष्मा की विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। वो होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा। अब ऊष्माधारिता क्या चीज है? ऊष्माधारिता किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ताप क्या है? अब इसमें ऊष्मा ताप दोनों का घनिष्ठ संबंध है। ताप क्या है? ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो जिससे हमें यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य दी गई वस्तु के ताप से किस प्रकार से साम्य है अथवा नहीं है। हम तुलना कर लेंगे। जैसे कोई वस्तु है उसको हम टच करें तो वो हमारे ताप से मिलती है, या तो ठंडी होगी या गर्म होगी। तो ये है, इसको साम्य अवस्था को व्यक्त करती है। फिर ताप मापी। ताप को मापने के लिए ताप मापी की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है अलग अलग तरीके से ताप मापी बनाए गए हैं। ताप मापी जो है ताप मापने के लिए मुख्य रूप से 3 पैमाने बनाए गए हैं। 3 पैमाने कौन कौन से हैं? पहला है सेल्सियस पैमाना, दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना और तीसरा है केल्विन पैमाना। इनके चित्र पहले से ही मैंने स्केच कर रखे हैं। यहां पर देखिए, ये क्या है? केश नली है। यह केश नली क्या होती है? अंदर से खोखली होती है और इसमें फूंक कर यहाँ पर बल्ब बना लिया जाता है। बल्ब है तो ऊपर से यहाँ पर खोखला जो स्थान होता है इसी से पारा डालते हैं। धीरे धीरे पारा जाता है, क्योंकि पारा या एल्कोहल 2 चीजें लेते हैं। ज्यादा उपयुक्त तो क्या है? पारा है, क्योंकि यह शुद्ध मात्रा में रहता है और अलग अलग तापमान में समान रूप से इसका आयतन प्रसार होता है, इसलिए पारा इससे सबसे उपयुक्त होता है। तो इसमें पारा भरा गया है और उसके बाद इस केश नली को ऊपर से बंद कर दिया गया है। अब हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से सेल्सियस पैमाने में ये जो पारा भरा हुआ है इन और फ़ारेनहाइट को ये और केल्विन पैमाना, इनको जब इनके अंदर पारा भर दिया जाता है तो इनको बर्फ के टुकड़ों में बर्फ पीसकर उसी के बीच में इसके बल्ब को जो है डाल दिया जाता है, इनको रख दिया जाता है और
जब कुछ समय के उपरांत देखते हैं कि जो अधो बिंदु है पारा का, जो निम्न स्तर पर जहां पारा रुकता है और वहीं पर जहां स्तर स्थिर रहता है, उस बिंदु को 0 कर लेते हैं, यहां से शुरुआत मान लेते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पे वही स्थान 32 से शुरू होता है और केल्विन पैमाने को है 0, लेकिन वहां पर मान रखा जाता है 273 का। तो इस प्रकार से यहां से सेल्सियस पैमाने में 0 मानकर चलते हैं और जो इसके बाद उसको बॉयल करते हैं, जो भाप निकलती है बॉयल करते समय, पानी को जब गर्म करेंगे तो उसकी भाप में इसके बल्ब को रख जाएंगे, ताप से क्या होगा, इसका पारा में आयतन प्रसार होगा और यह पारा ऊपर चढ़ता हुआ चला जाएगा और जहां तक चढ़ जाएगा उबलती हुई भाप में संपर्क पर आने पर, तो भाप का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, तो जिस स्थान पर जाके रुक जाता है उसके बाद ऊपर नहीं चढ़ता, उस बिंदु को चिन्हित कर लेते हैं और वह बिंदु उसका उच्चतम पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये है आपका 0% जो है, 0 फ्रीजिंग पॉइंट वहीं से शुरू हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहां से प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें चिन्हित कर लेते हैं और जहां पर बॉइलिंग पॉइंट है और जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट है, इस जगह से यहां से इसके बीच में 10 बराबर टुकड़ों में इसको विभाजित कर लेते हैं। 10 भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड ये बढ़ता हुआ चला जाता है। इसको 10 भागों में सेल्सियस को और केल्विन पैमाने को भी 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने को 32, जहां 0 है वहां पर क्या रखते हैं 32 और इसको 180 बराबर खानों में बांटते हैं, तो उच्चतम बिंदु क्या हो जाता है 212, यानी कि इसको 32 से शुरू करेंगे 212 तक जाएगा और इसको 180 खानों तक विभाजित करते हैं। इसे डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। अब तापमापी हमारे तीनों तैयार हो गए। ये है सेल्सियस पैमाना या सेंटीग्रेड पैमाना, ये है फ़ारेनहाइट पैमाना, इसी को कहते हैं डॉक्टरी पैमाना, और तीसरा है केल्विन पैमाना या परम ताप, इसको परम ताप भी कहते हैं, एब्सोल्यूट। तो अब इनसे ताप कैसे नापते हैं, अब किसी स्वस्थ व्यक्ति का ताप कितना है इसको नापने के लिए अब देखिए इनका एक दूसरे से संबंध कैसे स्थापित करेंगे। तो संबंध स्थापित करने के लिए देखिए केल्विन सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना, इनका संबंध देखिए सी का सेल्सियस पैमाने को सी कितने भागों में बटा 100, तो सी बटे 100 बराबर फ़ारेनहाइट पैमाना एफ कहां से शुरू हुआ है 32, तो 32 कम संख्या हुई तो f माइनस 32 बटे कुल कितने खानों में बांटा गया 180 खानों में बटे 180 बराबर के केल्विन पैमाना के कहां से शुरू हुआ 272, तो के माइनस 273 273 बटे कै बराबर खानों में बटा है 100, तो 100 बराबर खानों में लिख दिया गया। जब इनको काटेंगे तो इनका मान जो है आ जाएगा C/5 यानी कि C बटे 5, F माइनस 32/9 यानी कि F माइनस 32 बटे 9 बराबर K माइनस 273 बटे 5। तो ये एक सूत्र बन जाता है। इस प्रकार से जब किसी भी ताप का संबंध स्थापित करना हो तो इसी सूत्र पर रख के हम ताप का संबंध निकाल लेते हैं कि कितना ताप किस पैमाने पर कितना होगा। जैसे स्वस्थ मनुष्य का ताप सेल्सियस पैमाने पर या सेंटीग्रेड पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में कितना निकलेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहां पर एक स्वस्थ मनुष्य का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब आप मानिए कि पारे में हम न्यूनतम और अधिकतम कितना तापमापी कोई बनाकर कितना हम इससे टेम्परेचर ले सकते हैं। तो पारा क्या होता है देखिए, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज है, याद करने की चीज है। -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और साधारण दाब पर 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अतः -39 डिग्री सेल्सियस तथा 357 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही जो है पारा द्वारा जो है पारा जिसमें भरा हुआ है तापमापी में, उससे माप लिया जा सकता है शुद्ध। इससे
ऊपर और नीचे की माप शुद्ध इससे संभव नहीं है। तो ये तापमापी की बात आ गई। अब इसमें हम अगर इसका जो है सवाल कुछ होंगे कि इतने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। केल्विन पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाने में बदलना आसान है। केवल क्या है, जैसे सेंटीग्रेड पैमाना 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस को काहे में बदलना है, केल्विन पैमाने में। तो इसमें धन क्या जोड़ देंगे, केल्विन पैमाने में बदलना है तो कितने केल्विन पैमाने हो गया, तो 37 धन 273 जोड़ दीजिए, 7 3 10, 310 के, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का ताप जो है कितना होगा, 310 केल्विन पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पर 98.6 और सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सूत्र में लगा के कर सकते हैं, इसको अगली टर्म में आपको बताया जाएगा। प्रिय छात्रों, मैंने इसके पहले आपको ऊष्मा एक अदृश्य अनुभव ऊष्मा के बारे में बताया था। ऊष्मा, ताप, साथ में तापमापी के बारे में बताया था। थर्मामीटर 3 प्रकार के आपके होते हैं, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना। स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट, जिसको डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, उसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन पैमाना 273 से शुरू होता है, जहां 0 पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 से लेकर 100 बराबर खानों में विभाजित होता है। 373 तक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 होता है। पिछले टर्म में मैंने बताया है। अब करते हैं ऊष्मा के बाद, जब ऊष्मा पाती है वस्तु, क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन क्या है, द्रव्य या पदार्थ किसी की अवस्था जो है परिवर्तन ताप या ऊष्मा पर निर्भर करता है। जब ताप मिलती है तो क्या होता है, उसकी जो है अवस्था बदलती है। जैसे ठोस बर्फ है ठोस, उसको गर्म करते हैं तो जल में बदल जाती है, द्रव अवस्था है। और जब द्रव अवस्था को फिर गर्म और अधिक गर्म करते हैं तो भाप और गैसीय अवस्था में बदल जाती है। इसी प्रकार इसका उल्टा करें तो जो गैस है भाप, उसको ठंडा करें, टेम्परेचर कम करें तो वो जल में बदल जाएगी द्रव अवस्था में, और ठंडा करने पर यह बर्फ यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो यह अवस्था परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, ऊष्मा पर। जितनी अधिक ऊष्मा हम या ताप देंगे वह अवस्था बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, अणु, और अणुओं में जब ऊष्मा जाती है तो उनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और गतिज ऊर्जा के कारण इनकी अवस्था परिवर्तित होती रहती है। इसी में जो मुख्य हेडिंग है उनको आप याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। संघनन क्या है, जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जो जल वाष्प होती है वह जब धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित हो जाए, जो द्रव में बदलने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। इसी तरह से ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है, यहाँ पर हमने पहले बर्फ ठोस को गर्म किया, जल में बदला द्रव अवस्था में, और द्रव से फिर भाप यानी कि गैस अवस्था में बदलता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनमें ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो, कपूर रखते हैं और कपूर को रख दीजिए धूप में ऐसे बाहर खुला तो क्या होता है, धूप पाकर ताप पाकर सीधे वो उड़ जाता है, वाष्प बनके खत्म हो जाता है। तो ये क्या, कौन सी क्रिया है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। नौसादर जो है अमोनियम क्लोराइड है, यह भी क्या होता है, ठोस होता है, इसको गर्म करें तो सीधे गैस में परिवर्तित होता है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में बदल जाता है। और पुनः जब ठंडा करें, उसको जो उसकी वाष्प निकलती है उसको ऊपर से रुई लगा दें और उसको फिर ठंडा करें तो पुनः हमको नौसादर प्राप्त हो जाता है। अर्थात ठंडा करने पर पुनः सीधे बिना द्रव में बदले ठोस हमको प्राप्त हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। वाष्पन क्या है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब टेम्परेचर देते हैं तो वाष्प में जब बदलती है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। गलनांक क्या है,
वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है। जैसे बर्फ ठोस अवस्था में है, इसको जब गर्म करेंगे तो दल के काहे में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। तो बर्फ जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनती है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ क्या होती है, गल जाती है, पानी में बदल जाती है। तो बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात जब कोई ठोस पदार्थ जो है क्या हो जाए, गल जाए और जो ताप दिया जाए द्रव अवस्था में बदल जाए तो उसे उसका गलनांक कहते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट। जब वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी तापमान जो है जब तक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उबलने लगता है और भाप में बदलने लगता है। यहाँ पर जैसे भाप में बदलना है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप दे देंगे तो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। इसको ठंडा करने में 0 डिग्री सेल्सियस से कम में लाएंगे तब जो है ये काहे बदलेगा, ये हमारा बर्फ में बदलेगा। उल्टा करेंगे, जब गैस को ठंडा करेंगे 100 से कम करेंगे तो जल में बदलेगा, फिर और ठंडा करेंगे 0 डिग्री से कम तो बर्फ में बदलेगा। तो गलनांक ये हो गया आपका क्या कहते हैं, क्वथनांक। सॉरी, गलनांक हो गया, क्वथनांक भी हो गया। क्वथनांक के बाद अब आइए प्रसार समझिए। प्रसार क्या है, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, जिस तापमान पर कोई द्रव उबले वह उसका क्या होता है, क्वथनांक कहलाता है। प्रसार, प्रसार माने फैलना। सभी वस्तुएं ताप पाकर, ऊष्मा पाकर फैलती हैं। ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों सभी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों जो है ताप पाकर फैलती हैं, इसे कहते हैं प्रसार। तो फैलने को या सिकुड़ने को प्रसार करते हैं। धातु के ठोस, द्रव तथा गैस ऊष्मा पाकर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। गर्म करने पर पदार्थों के फैलाव को प्रसार कहते हैं। अर्थात जब तापमान बढ़ता है तो उसके कारण जो ठोस, द्रव, गैस फैलते हैं उसे प्रसार कहते हैं। अपवाद भी है यहाँ पर। कुछ पदार्थ विशेष दशाओं में ऊष्मा पाकर सिकुड़ते हैं। जैसे 0 डिग्री से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, यहां पर जल है, ये जल है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, सिकुड़ता है। तथा सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 142 डिग्री सेल्सियस तक सिकुड़ता है। यहां पर जल है, ये इसको यहां पर लिखने में रह गया है जल, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जल। तथा सिल्वर आयोडाइड 80 से, अच्छा हाँ जल लिखा हुआ है, पहले लिखा, ठीक। तो ये सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 142, कुछ पुस्तकों में 141 भी मिलेगा डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सिकुड़ते हैं। तो ये अपवाद है। अब ऊष्मी प्रसार कितने प्रकार के हैं, जो ऊष्मा पाके ठोस, द्रव और गैस जो प्रसार करते हैं। गैसों में नहीं आएगा हमारा ज्यादातर प्रसार, किसमें हम लेंगे, ठोस और द्रवों में। तो ठोस में ऊष्मीय प्रसार कैसा होता है, ठोस की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो आकृति आयतन निश्चित होने के कारण इनके अणुओं में जो है प्रसार होगा। तो एक तो लंबाई में छड़ जैसी संरचना हो तो क्या होगा, जब किसी पदार्थ की छड़ की ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि को छड़ की जो है प्रारंभिक जो लंबाई का अनुपात है उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। अर्थात लंबाई में वृद्धि, जो लंबाई में वृद्धि हो वो बटे प्रारंभिक लंबाई जो पहले थी गुणे ताप में वृद्धि, जो ताप बढ़ाया गया हो। दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक किसी पदार्थ के पटल का मतलब हुआ उसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में दोनों में जो ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पटल के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि। अर्थात डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा T। यानी कि ये क्या है, डेल्टा A जो हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ,
प्रारंभिक क्षेत्र अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल डेल्टा ए आ गया, और प्रारंभिक क्षेत्रफल हमको पहले से पता था अपॉन ए गुणे जो तापांतर था, जो ताप अंत का, उसमें माइनस कर दीजिए, डेल्टा टी आ जाएगा। इसका भी मात्रक सभी का क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा देखिए, एक तो लंबाई में हो गया, चौड़ाई में हो गया, इसको साफ करके आपको समझाते चलें। तो लंबाई चौड़ाई, एक तो ये रॉड हो गई, इसकी लंबाई में ताप देने पर इसमें जो वृद्धि हुई, ये वृद्धि हुई, तो ये अंतिम लंबाई, यानी कि ये जो लंबाई हुई जो बढ़ी, इसमें हम L2 और ये क्या थी L1, तो L2 माइनस L1 इक्वल टू क्या निकली, डेल्टा L। ये लंबाई हो गई बटे, यानी कि ये डेल्टा L अपान पहली लंबाई क्या थी L1, तो अपान L डेल्टा L और गुणे डेल्टा T। तापांतर क्या था, जो 1 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया, मान लीजिए पहले ताप था T1, बाद में ताप हो गया T2, तो T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा T। तापांतर जिसको कहेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस था और हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया 36 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो डेल्टा T क्या निकला, 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री सेल्सियस बटे 36 जो तापांतर किया, तो उसी को बटा कर देंगे। ये था आपका रेखीय प्रसार गुणांक का। इसी तरह से क्षेत्रफल में, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में, ये आपका है कोई तल, इसमें ये लंबाई हो गई L, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई। जब इसमें 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएं या ताप बढ़ता है, जो तापांतर होता है, इसके कारण क्या हो, इसकी लंबाई भी बढ़ जाए और इसकी चौड़ाई, ये देखिए इस प्रकार से इसका क्या बढ़ा, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बढ़ गया। तो क्षेत्रफल जो पहले था और जो बाद में बढ़ा, उस क्षेत्रफल का अंतर तो डेल्टा ए हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तापांतर ये होता है बीटा, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसी प्रकार से अब होगा आयतन प्रसार गुणांक। अभी तक क्षेत्र की बात थी, अब ठोस पदार्थ में ये आपका, इसमें लंबाई चौड़ाई और ये है मोटाई या ऊंचाई, इनमें तीनों में वृद्धि होगी, तो ये क्या हो गया, आयतन हो गया। आयतन में अंतर आएगा, दोनों तीनों चीजें बढ़ेंगी, ये भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी और लंबाई भी बढ़ेगी। तीनों में जो वृद्धि होती है तो आयतन में वृद्धि, तो प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन। तो इस प्रकार से डेल्टा V अपॉन V, यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक का मतलब किसी पदार्थ के एक पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर पिंड के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अर्थात गामा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, यानी कि ये हो गया जो आयतन में वृद्धि हुई, ये प्रारंभिक आयतन गुणे डेल्टा T, ये तापांतर है, बड़ा ये हो गया आपका आयतन प्रसार गुणांक। इनमें संबंध क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक जो है इससे 2 गुना होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और 3 गुना होता है आयतन प्रसार गुणांक। इनका अनुपात क्या होता है, 1:2:3। इनका रेखीय प्रसार गुणांक अनुपाते क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अनुपाते आयतन प्रसार गुणांक, इनका अनुपात होता है 1:2:3। तो ये आपके ये तीनों चीजों का हमने प्रसार गुणांक बता दिया। अब आ जाइए ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण का मतलब होता है जो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे उसे कहते हैं ऊष्मा का संचरण। यानी कि ऊष्मा संचरण किन किन विधियों के द्वारा होता है, 3 विधियों के द्वारा ऊष्मा का संचरण, इससे नोट कर लीजिएगा, चालन विधि। यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें 2 स्थानों के तापांतर के कारण उनके बीच के कण, कण का मतलब है अणुओं के बीच, अपनी और
वहां से ऊष्मा को लेकर पदार्थ के अन्य भागों के चले जाते हैं तो उनके स्थान में दूसरे कण ऊष्मा क्या कहते हैं स्थिति बदले बिना ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। ठोसों में क्या होता है, कण बदलते नहीं, ये ठोस है, ये ठोस है, इसमें छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं, ये अणु है और यहाँ पर ऊष्मा दी गई, यहाँ पर क्या दी गई, ऊष्मा दी गई। तो ऊष्मा देने पर क्या होगा, यहाँ के अणु अपनी ऊष्मा को बिना स्थान बदले अब बगल वाले अणु को या कण को ऊष्मा स्थानांतरित करते जाते हैं और धीरे धीरे ऊष्मा एक कण से दूसरे कण, दूसरे कण से तीसरे कण, तीसरे कण से चौथे कण, आगे ऊष्मा जो है स्थानांतरित होते हुए और तापांतर जो है अधिक ऊष्मा किधर जाती है, कम ऊष्मा की तरफ, कम ताप की तरफ, और इस प्रकार से ये ऊष्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। इसका एक आपको प्रयोग करके दिखा देते हैं। जैसे ये एक लोहे की छड़ लीजिए, लोहे की छड़ में हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर मोम का जो है लेप लगा देते हैं और इसमें हम लगा देते हैं कि जो है पिन या कीले गाड़ देते हैं, कीले हैं गड़ी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर गरम करते हैं, इस कोने को हम क्या करते हैं, गरम करते हैं। जब गरम करते हैं तो गरम करने पर यहाँ के जो है क्षेत्र के अणु क्या पाते हैं, ऊष्मा पाकर जो है गर्म होते हैं, ताप पाकर गर्म होते हैं। तो इनकी ऊष्मा क्या होती है, यहाँ की ऊष्मा अधिक है और इधर के अणुओं की ऊष्मा कम है। तो ऊष्मा क्या होती, अधिक ताप जो है कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है। इनके अणु धीरे धीरे आगे के अणुओं को ऊष्मा स्थानांतरित करते जाते हैं और धीरे धीरे ऊष्मा आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यहाँ पर ऊष्मा आती है तो यहाँ की जो मोम है ये पिघलने लगती है, पिघल के नीचे गिरने लगती है। धीरे धीरे क्या होता, पिघलती जाती है और ये कील नीचे गिर जाती है। आगे फिर धीरे धीरे क्या होता, आगे और पिघलती जाती है, फिर ये कील गिर जाती है और आगे पिघलती जाती है, फिर ये कील गिर जाती है। इस प्रकार से यह प्रमाणित करती है कि ऊष्मा जो है इन अणुओं के माध्यम से कम ऊष्मा की तरफ स्थानांतरित होती चली जाती है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं। चालन विधि मेरे समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा विधि है जो है संवहन। संवहन का शब्द ही क्या है, संवहन का मतलब होता है ले आना और ले जाना। जैसे किसी ये होता है आपका, किसमें ये पाया जाता है आपका ठोस द्रव और गैस में। इनके अणु, द्रवों के अणु दूर दूर होते हैं। इसको जब आप ताप देंगे, इसको क्या करेंगे, ताप दे रहे हैं तो इसमें क्या होता है, इनके अणु जो होते हैं ये ऊष्मा जहां पर प्राप्त होती है, यहां ऊष्मा को लेकर आगे चले जाते हैं और जो ऊष्मा लेने इनके अणु स्वयं पहुंचते हैं ताप के पास और फिर पुनः ये घूम के आगे बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण पूरे द्रव में हो जाता है। यहाँ जो ऊपर वाला अणु है जो कम ताप वाला है, ये ऊष्मा लेने के लिए नीचे जहां पर ताप अधिक होता है वहां पहुंचता है और ताप लेकर पुनः ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले जो कम ताप वाले हैं फिर नीचे आ जाते हैं। तो ऊष्मा के इस जो है विधि को संवहन कहते हैं। तो इस प्रकार से यह संवहन की विधि है। इसमें गैस ये किसमें होता है, द्रव और गैस, ये दो चीजों में होता है। तो ऊष्मा का जो संचरण है, संचरण तीन विधियों से, चालन ये केवल ठोस में होता है क्योंकि ठोसों का आयतन एवं आकार निश्चित होता है। दूसरा है संवहन। संवहन जो है ये द्रव और गैस इसमें होता है। और तीसरा होता है विकिरण। विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ये जो होती है विद्युत चुंबकीय जो है तरंगों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है।
और इसमें जो ऊष्मीय विकिरण होता है, ऊष्मीय जो विकिरण होता है या उनकी ऊष्मीय चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। यानी कि इनकी जो चाल होती है निर्वात में, ये निर्वात में भी विकिरण होता है। सूर्य के प्रकाश से जो आती है हमारे पृथ्वी पर ऊष्मा, वो किस विधि के द्वारा आती है? विकिरण के द्वारा। इसमें चाल होती है प्रकाश की चाल के बाद 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये चाल है इसकी, प्रकाश के चाल के बराबर ऊष्मा की चाल होती है। अब आपको समझाते हैं कि संवहन, चालन, संवहन और विकिरण कैसे है। चालन में मैंने आपको बताया, एक रॉड लेते हैं, इस रॉड को स्टैंड में यहां हमने रख लिया और इसमें ऊपर हम लगा लेते हैं क्या, यहां पर लेप लगा देते हैं मोम का, और मोम लगा के इसमें हम कील गाड़ देते हैं, कीले अंदर कर देते हैं ताकि इसमें धंस जाए। और अब हम यहाँ पर इसको गरम करते हैं। जब गरम करते हैं ये, तो क्या होता है, ये कोना गरम होता है तो ठोसों की आकृति कैसे होती, ठोस के जो संरचना होती है अणुओं से ये पास पास होते हैं। तो जब यहाँ पर ये ऊष्मा आती है तो ये अणु क्या करता है, अपने बगल वाले अणु को ऊष्मा स्थानांतरित करता है। तापांतर यानी कि अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की तरफ ऊष्मा का चालन होता है, कम ताप की तरफ। तो ये अधिक ताप से कम ताप की तरफ ऊष्मा चलती है और इस अणु से इस अणु से इस अणु में, इस अणु से इस अणु में आगे बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से अणुओं में ये ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है और यहाँ पर ये गर्म होने लगती है। इस ऊष्मा यहाँ पर जब गर्म होती है तो क्या होता है, ये पिघलने लगता है, मोम पिघलने लगता है। धीरे धीरे एक ये कील गिर जाती है, फिर और कुछ समय के बाद अगली कील गिर जाती है, थोड़े समय के बाद और अगली कीलें गिर जाती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जो है आगे की ओर चल रही। कब? अधिक ताप से कम ताप की ओर। इस विधि को कहते हैं चालन, इसको कहते हैं चालन। दूसरा है संवहन। संवहन विधि में ये द्रव और गैस में होता है। जैसे कोई बर्तन में ये रखा हुआ है, क्योंकि इसमें आयतन तो होता है लेकिन आकार निश्चित इनके अणु हैं, इनमें आकार निश्चित नहीं होता है। जब इसको गर्म करेंगे, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर इसके अणु यहाँ पर क्या होता है, ताप मिलता है, तो ताप पाकर इसके अणु ऊपर चले जाते हैं और जो जिनके ताप कम होता है वो अणु नीचे की ओर आते हैं और ताप लेने आते हैं। इनके अणु स्थानांतरित होते हैं, इनके अणु स्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ये अपने स्थान से हटते नहीं है। चालन विधि में अणु हटते नहीं है। यहाँ पर अणु क्या होते हैं, कम ताप वाले अणु नीचे आएंगे, यहाँ पर ऊष्मा लेकर जो है ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से जो कम ताप वाले हैं नीचे आएंगे। इस प्रकार से ये संवहन करते हैं अणु, इसके अणु या कण संवहन करते हैं, पूरी जो है संवहन करके अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। इसी प्रकार से गैस है, क्योंकि गैस के भी अणु दूर दूर काफी होते हैं, इनमें भी जब ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, ऊष्मा ये जो है पाकर अणु ऊपर चले जाते हैं और जो कम ऊष्मा वाले हैं, कम ताप वाले हैं, अणु नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से ये ऊपर नीचे आते रहते हैं और इस विधि को कहते हैं संवहन, संवहन विधि। तीसरी है आपकी विकिरण विधि। विकिरण में आपका जो सूर्य का प्रकाश है या किसी भी उसमें देखिए लौ में, जैसे मान लीजिए ये आपका एक हमारा मोमबत्ती है, इसके पास हम क्या लाते हैं, थर्मामीटर। ये थर्मामीटर दूर रखते हैं, ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर को रखते हैं, यहां पर इसके कोई संपर्क नहीं है। इसके अणु क्या होते हैं, गर्म पाकर ऊपर चले जाते हैं और इनके बीच में कोई चूंकि ऊष्मा पाकर इसके अणु कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, गतिज ऊर्जा पाएंगे और ऊपर जाते रहेंगे। और जो कम टेम्परेचर वाले अणु हैं वो नीचे आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका कोई संपर्क नहीं, फिर भी कुछ समय के बाद क्या होता है, यहाँ पारा ऊपर चढ़ने लगता है। पारा ऊपर चढ़ने लगता है, इसका मतलब है यहाँ पर इसका ताप का स्थानांतरण होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है
और बिना माध्यम के ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जबकि यहाँ पर ऊष्मा पाके इसके अणु क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, इधर बगल में नहीं जाएंगे। तो बगल में नहीं जाएंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हुआ, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और तापमापी में पारा ऊपर चढ़ता चला जाता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि कौन सी है, विकिरण विधि है। और विकिरण विधि में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पर लाते हैं इसके थर्मामीटर के पास, और थर्मामीटर का पारा ऊपर चढ़ता चला जाता है। इस विधि को कहते हैं विकिरण विधि। अब प्रसार की बात करी गई तो इसका भी चित्र बना के समझा दें। प्रसार किस प्रकार से, जैसे ठोसों में प्रसार है, इसमें आप देखिए ठोस में प्रसार, ये एक गोल छल्ला है, ये क्या है, एक गोल जो है स्टैंड बना हुआ है, इसमें लगा हुआ है। इसमें एक हम गेंद लाते हैं जो गेंद का आकार लगभग इसी के बराबर है। इसको अगर हम इस गेंद को, बॉल को, इस गोले को इसमें डालते हैं तो ये अंदर बराबर है तो जाता नहीं है। जब नहीं जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, इसका जो है प्रसार होता है। प्रसार होने से क्या होता है, ये क्षेत्र बढ़ जाता है और ये गेंद अंदर चली जाती है। अर्थात क्या होता है, प्रसार होने से इसमें जो है वृद्धि होगी इसके क्षेत्र में और ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठोस में है विधि है प्रसार की। इसी प्रकार से द्रव में आप देखिए, द्रव में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कार्क से ढक देंगे, ये कार्क है, इसमें एक छोटी टेस्ट ट्यूब, एक जो है ट्यूब लगाएंगे, इसको देखेंगे और इसमें जो जल भर देंगे। जल में क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से डालने से क्या होगा, इसका रंग रंगीन हो जाएगा। जब इसमें इस जो है पतली नली को डालते हैं तो पतली नली के डालने पर, ये स्टैंड है, इसका रफ डायग्राम है, ठीक है, ये स्टैंड में लगा हुआ। अब इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो गर्म करने पहले हम देखेंगे तो यहां पर इसका कुछ बिंदु यहां पर ये चढ़ जाता है, इसका जो है ये इसमें भरा हुआ जो जल है ये यहां तक चढ़ जाता है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये द्रव का जो बिंदु है ये ऊपर और ऊपर तक चढ़ जाता है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि इस द्रव में प्रसार होता है। प्रसार होने के कारण इसका आयतन जब बढ़ेगा तो इसमें द्रव ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद धीरे 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 अपने जो पुराना चिन्ह लगा हुआ था यहाँ तक आके पानी जो है वो द्रव रुक जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि द्रवों में भी प्रसार होता है, इसे द्रवों का प्रसार कहते हैं। तो द्रवों में चूंकि आयतन भर निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। और गैसों के लिए आप एक बोतल ले लीजिए, ये बोतल है, इस बोतल में हम क्या करें, एक जो है गुब्बारा हमने इसको बांध दिया और इसको हम क्या करते हैं, एक इसमें कुछ नहीं, केवल क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। जब इसको हम एक गर्म पानी में डालते हैं, ये क्या है, गर्म जल है। जब गर्म जल होगा तो गर्म पाके क्या होगा, इसमें ही जो है ताप ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो इसमें जो गैस के अणु है ये ऊष्मा के कारण इनमें प्रसार होगा। प्रसार होने के कारण क्या होगा, ये जो गुब्बारा यहाँ बंधा हुआ है ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा, फूलने लगेगा, कुछ फूल जाएगा। और इससे क्या प्रमाणित होता है, इसमें गैसों में जो है जो प्रसार होता है, फैलाव होता है, जिसके कारण ये जो गुब्बारा था ये पहले ये स्थित थी, अब क्या होता है, ये फूल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी प्रसार इनका हुआ है। और जब इसको ठंडा कर देते हैं तो पुनः ये गुब्बारा सिकुड़ कर अपने मूल अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये गैसों में प्रसार हो गया। आज इतने पर्याप्त है, अगले टर्न में देखेंगे।